आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वक्फ तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान में इस बिल को पेश किया है। किरण रिजिजू ने जेपीसी के तमाम इमरान का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया और अपोजिशन ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि अपोजिशन ने हमेशा ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और आज जो ये वक्फ तरमीमी बिल है उसे आज पेश किया गया है। किरण रिजिजू ने इस बिल को आज पेश किया, जहां पर अपोजिशन की तरफ से भी जो रद्द अमल हो सामने उनकी तरफ से भी आज हंगामा देखने को मिला और कई बातों का इजहार इस मौके पर उन्होंने किया। हुकूमत ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल आज पेश कर दिया, जिस पर बहस का आगाज हो चुका है। इस बिल पर तफसीली गौर खुज के लिए हुकूमत ने 8 घंटे का वक्त मुख्तस किया है। बिल पेश करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि एक अहम कानून साजी है जिस पर आवाम की बड़ी तादाद ने अपनी राय दी है। उनके मुताबिक अब तक किसी भी बिल पर इतनी ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये जो बिल है काफी अहम है और इस पर जो बहस है अब वो की जाएगी। और इस मौके पर हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ रहनुमाओं ने इस बिल को गैर जरूरी भी करार दिया और इस पर शदीद जो एतराज है वो भी किया। अपनी बात भी उन्होंने उठाई और आज उन्होंने किरण रिजिजू ने इस बिल को ऐवान में पेश किया। किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है तो वहीं पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल पर जवाब के दौरान अपने खिताब में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब से दरख्शां इंदिराबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का ओहदा संभाला है, अब तक 40 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत कई तामीराती काम भी इस वक्त जारी है और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो आपको सुनाएंगे। आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा
कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था, और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया, और उसके वजह से वह काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं, इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए। इधर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल लोगों के मुफाद में है। इस कानून के बाद मुस्तहिक अफराद तक बराबर फायदा पहुंचेगा। पहले मैं शुक्रिया अल्लाह का करती हूँ कि आज जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सराहना की, नाम लेके, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भी है कि जो अमेंडमेंट्स उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट लोगों को समझाए और पार्लियामेंट में जो जिस तरह से बताए, उसमें कहीं ऐसा खदशा नहीं दिखा कि जिससे हमारे लोगों को कोई नुकसान होगा, बल्कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा कि जितनी हमारे पास लैंड है डिफेंस और रेलवे के बाद, उससे हमारे लोग अगर वाकई में सही तरीके से वक्फ की लैंड और बाकी चीज़ों को यूज़ करेंगे, उससे कोई हमारा लैंडलेस, होमलेस और गरीब नहीं रहेगा। जब हम यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ जो लाखों में काम करता था, आज उसकी जो आमदनी है चौगुना हो गई है, करोड़ों में हो गई है, तो वो इसलिए हुई है कि हमने यहाँ पे अकाउंटेबल खुद को भी बनाया और वक्फ को भी बनाया। तो यही हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी समझते हैं कि वक्फ को भी अकाउंटेबल बनाया जाए और मुसलमानों की जो ये हालत है, गरीबी के हालात में रह रहे हैं, उनको उस गरीबी की हालात से निकाला जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। वक्फ तरमीमी बिल पर महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान जो है वो दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि वक्फ बिल मुसलमानों को बेख्तियार करने की साजिश है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में मुसलमान तंग आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुल्क आइन के हिसाब से चलना चाहिए। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी वक्फ बिल के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों को बेख्तियार करने की साजिश है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो मोदी सरकार है, मुसलमान इस वक्त मोदी सरकार से तंग आ चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ मजीद कहा है वो आपको सुनाते हैं। भी हमें ताना देते हैं, तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज़्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रोक देना। तो चलिए, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का सुना आपने, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। और वहीं पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी ट्वीट किया गया। सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट किया, जहां पर स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हंदवारा से एमएलए सज्जाद लोन ने वक्फ कानून में मुजवजा तरमीम की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी हकूक पर ये हमला किया जा रहा है। सज्जाद गनी लोन की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया। एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके इन बातों का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये इस बिल की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी हकूक पर जो हमला करार दिया है उन्होंने कहा कि तारीफ के लिहाज से वक्फ जायदादों का निगहबान है जो इज्तिमा तौर पर मुसलमानों की मलकियत है। और उन्होंने साफ तौर पर जो वक्फ बिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया।
कोशिश कर रहे हैं या हमें जो है हमारे जो हुकूक हैं मतलब हमारे राइट्स को ख़त्म करने की बात है, लेकिन क्या करें अब। कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप? की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कलेक्टिव ओनरशिप हैं, दे आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री, और ये हक बनता है उन मुसलमानों का कि वो अपने सिस्टम से, अपने इदारों से डिसाइड करें कि इनके साथ क्या होना चाहिए। स्टेट का रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना हम एडवोकेट करते हैं किसी और रिलीजन के साथ या हमारे रिलीजन के साथ। ये ग्रॉस इंटरफेरेंस है, ये हमारा मामला है, ये हमारे इसका रिलीजन का मामला है। आई वुड सी इट्स अनदर राइट विंग ट्रेसपास ऑन टू द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, एंड आई जस्ट होप दैट nothing is carved in stone. Let's hope that at a future date a more secular government would reverse such gross interference. Yes, it is up to इन्होंने इसमें सरकार को भी लाया है, तो ये सदियों से है, ये सदियों से है कि जो मुसलमान हैं वो ओनर्स भी हैं और वही डिसीजन लेते हैं। जैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं पर्सनल, उसमें भी हम ही डिसीजन लेते हैं। तो ये समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं, किसको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जो है हमारे जो हुकूक हैं मतलब हमारे राइट्स को ख़त्म करने की बात है, लेकिन क्या करें अब। कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप? नहीं, लॉस तो ऑफ कोर्स है। अब देखेंगे आगे किस हद तक इसको यूटिलाइज करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, नॉट यूटिलाइज बट मिसयूज़ करेंगे, वो अब आने वाला कल ही बताएगा। असेंबली में इशू उठेगा? असेंबली में उठेगा, हम तो उठाएंगे हर जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, तो हमारे पास कहाँ पावर है उसको अनडू करने का। बाकी मुझे तो लगता है कि we can voice our protest, we can voice our opinion, that's fine, and say that because जो J&K असेंबली है वो भी तो एक वक्फ तरमीमी बिल को पेश किए जाने और इसे मंजूरी देने पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बिल्कुल आइन के बरक्स किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और अक़लियती कम्युनिटी को सताना है, जबकि वक्फ की कई जायदाद जो वक्फ के नाम की जाती है वो इंसान की नहीं बल्कि सुपुर्द-अल्लाह की हो जाती है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। देखिए, जो भी फैसले लिए गए हैं ये सारे मुतसादिम हैं जो आईनी जमानतें माइनॉरिटीज को दी गई। ये तो सीधे सीधे बेख्तियार करने की एक सही है कोशिश। माइनॉरिटीज को जो 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 टारगेट ग्रुप जो मुसलमान है उनको बेख्तियार करने का एक अमल है, ये उसी एक कदम है। तो ये वजह कि हम बिल्कुल मौसर तरीके से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। संजीदगी के साथ हम कह रहे हैं कि ये आपका जो मुल्क का जो हमारा जो फेडरलिज्म है, जो हमारा आइन है, जो आइन का ताना बाना है, जो मूल मंत्र है आइन का, उससे मुतसादिम है। ये आप बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब देखिए, ये माने नहीं रखता है कि वक्फ का अगर सही तौर पर समझा जाए, ये तो सारी जायदाद जो भी वक्फ की जाती है ये तो सारा अल्लाह ताला का है। उनकी हम जो भी कोई वक्फ जो जायदाद वक्फ करता है तो उसका मतलब है इसकी मिल्कियत हो गई वक्फ, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, इसमें यही नहीं बल्कि इसका नज़म बदलाया जा रहा है, इसका इंतज़ाम बदलाया जा रहा है। क्या बात हुई, अगर आप किसी और जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं, जो बाकी हमारे जो हमारा मुल्क है, हमारी जो आबादी है, उसके जो बाकी हिस्से, तो क्या बात है आप इसको सिर्फ एक को उठा रहे हैं, सिर्फ एक जो हमारा सेगमेंट समाज का एक मुसलमान है, उनके लिए क्या वजह है कि आप उनके लिए एक अलग कानून बना रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये निशाना बनाया जा रहा है। ये बेख्तियार करने के, लॉन्ग टर्म में बेख्तियार करने की तरफ एक कोशिश है, और इस कोशिश का जिस मौसर तरीके में भी मुमकिन हो इसका हमें मुकाबला करना चाहिए, और सरकार पर ये लाजिम है। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, हमारा जो प्लुरलिज्म है, तो उस प्लुरलिज्म के जो मंतक है, जो उसका लॉजिक है, उसके खिलाफ है। जैसे मैंने कहा, मूल मंत्र है, जो बुनियादी उसूल है, जो कोर वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उनको ये उनसे मुतसादिम है, उनका ये खिलाफ वर्जी कर रही है। तो किसी भी सूरत में ये हमारे मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि मुमकिन है एक पार्टी का एजेंडा हो, मुमकिन है एक पार्टी जो चाहती है कि बेख्तियार हो जाए, एक समाज का एक हिस्सा बेख्तियार हो जाए, मुमकिन है उनके उसमें शामिल हो। लेकिन जहाँ तक जनाब आम मुल्क है, जो आईनी ताना बाना है, जो हम उनकी बुनियादी जो कोर वैल्यू। इसी पर वहीद पर्रा की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीडीपी लीडर की तरफ से उन्होंने कहा कि इस बिल की उन्होंने भी मुखालफत की। वक्फ तरमीमी बिल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी लीडर और एमएलए वहीदुर रहमान पर्रे ने कहा कि वक्फ बिल जम्मू कश्मीर तंजीम नोबल के आईना
दार है, कम्युनिटी के हकूक पर कंट्रोल को तरजीह देना है। आज वहीद रहमान पर्रे की तरफ से ट्वीट पर इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह जैसे जम्मू कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 जिसने रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म किया, वक्फ बिल कम्युनिटी इमलाक पर इख्तियारात को मरकजी बनाने की कोशिश करता है। यानी कि साफ तौर पर वहीद पर्रा की तरफ से भी जो ये बिल है वक्फ बिल, इसकी उन्होंने मुखालफत की। आज एक्स जिसे ट्विटर भी कहा जाता है, वहां पर वहीद पर्रा की तरफ से जो इन बातों का इजहार उन्होंने किया और साफ तौर पर जो वक्फ तरमीमी बिल है उनकी उन्होंने मुखालफत की। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर इंतजामिया में 48 अफसरान के तबादले का जो मामला है, एलजी के इख्तियारात पर कई सवाल उठ रहे हैं। मुंतखब हुकूमत का एहतराम किया जाए, हसन मसूदी की तरफ से कहा गया है। एलजी का जो ये फैसला था जिसके बाद कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। कांग्रेस एनसी ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 48 सरकारी अफसरान का तबादला करने पर एलजी के इख्तियारात पर कई सवालात उठ रहे हैं। इस फैसले पर साबिक पार्लियामेंट मेंबर हसन मसूदी ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पहले का वो ख्याल था कि जिसके तहत ये समझा गया था कि IAS अफसरान एलजी इंतजामिया के तहत आते हैं, जबकि KS अफसरान वज़ीर आला को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये गलत साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि एलजी का कुल कल 48 केस अफसरान के तबादले का फैसला ये वाज़ा करता है कि लोगों की चुनिंदा हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, क्योंकि एलजी इंतजामिया की जानिब से ये फैसला उस वक्त लिया गया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है वो ईद की तकरीबात में मसरूफ थे। कि एक इतना मैसिव मैंडेट मिला है एक सरकार को, और इस मैंडेट के साथ इस सरकार आई है, तो चाहिए ये कि इस सरकार का हर सतह पर एहतराम किया जाए। इस दरअसल जब सरकार का एहतराम किया जाए तो मेरा मतलब है कि अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए, एक मैसिव मैंडेट का एहतराम किया जाए। वही मुल्क के मफाद में है, वही हर एक के मफाद में है। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है जिसकी तरफ आपका इशारा है, जो ये भी तबादलों का फैसला क्या अमल रहा है, क्या तरीका रहा है, मुझे मालूम नहीं। क्या ये सिफारिश पर हुआ है, सरकार की सिफारिश पर हुआ है, क्या फ़कत एलजी साहब ने सिर्फ उनके ऑर्डर पर जारी हुआ, तरीका क्या है उससे मैं नावाकिफ हूँ। लेकिन मैं जो बुनियादी जैसे जो अवाम तवक्को करते हैं, अवाम का तवक्को करते हैं कि इस सरकार का एहतराम किया जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए और ये फैसले सरकार पर छोड़े जाए। देखिए, सरकार को ही हैसियत है कि नुमाइंदा सरकार है, अवाम की चुनी हुई सरकार है, वही सरकार ही फैसले कर सकती है, ऐसे फैसले कर सकती है। और जो गैर मुंतखब एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को उसको भी कोऑपरेट करके उसको भी ये जान के कि इस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। लेकिन फैसले हो रहे हैं जो उस एहतराम नहीं किया जा रहा है, जो कि होना चाहिए। मुमकिन है कि आपके आपस सलाह मशवरे के बाद वही। इधर एलजी इंतजामिया की जानिब से ली गई इस फैसले पर मजम्मत करते हुए कांग्रेस तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि जब लोगों की चुनी हुई हुकूमत है तो इसके फैसले भी हुकूमत पर ही छोड़ देने चाहिए। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो 48 KS ऑफिसर को जो है वो ट्रांसफर किया गया, उस समय किया गया जब सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो ईद में बिजी थे, और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सीएम को बाईपास करके जो है वो ये प्रशासनिक जो डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं। वास्तविक में इसमें क्या समझे कि सीएम के पास कोई अधिकार नहीं, किस तरीके से देखते? देखिए, ये तो बड़ी अचंभे की बात है अगर ऐसा है जैसा आपने बताया है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करना, फिर इलेक्शन क्यों करवाए? अगर लोगों को चुनी हुई सरकार दी तो लोगों के फैसले चुनी हुई सरकार को करने का अधिकार है। वो चुनी हुई सरकार कोई और होती उसको अधिकार था, लेकिन आज जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, ये काम तो हमेशा जो है वो कैबिनेट के पास होता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था थी कि कैबिनेट डेमोक्रेटिक सिर्फ एक शख्स के पास नहीं था, चीफ मिनिस्टर यहाँ कैबिनेट करती थी, चर्चा होती थी अफसरों के बारे में, यहाँ के DC SP और चीफ सेक्रेटरी तक। लेकिन DC SP और IPS अफसर IAS अफसर तो हाल। एनसी के तर्जुमान आला शेख बशीर अहमद ने भी
एलजी की जानिब से अफसरान के तबादले पर सख्त मजम्मत की। उन्होंने इस हवाले से बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसे बीजेपी ने तोड़कर यूटी में तब्दील किया है। अब एक उम्मीद की किरण बनकर नौमुंतखब हुकूमत चुनी गई थी, लेकिन इसके होते हुए एलजी ही फैसले तय कर रहा है और ये काबिल अफसोस है। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रोविजनल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 48 केएस ऑफिसर को जो है वो कल एलजी के द्वारा जो है वो ट्रांसफर किया गया। अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि क्या सीएम के पास पावर नहीं है, क्योंकि बाईपास करके जो है ये प्रशासनिक डिसीजन जो है वो लिया गया। किस तरीके से इन तमाम चीजों को? जी, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस जम्मू कश्मीर की एक ट्रेजिडी है। जो एक अच्छी खासी स्टेट थी, बीजेपी ने इसको तबाह कर दिया और इस तबाही के माहौल में लोगों ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई ताकि लोगों को राहत मिले। अब एलजी साहब ने जो कल ऑर्डर किए हैं, जो मैंने भी पढ़ा, मुझे लगता है कि शायद ये घातक है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वही काम करती है। अब एलजी साहब ने किया है, मैं एलजी साहब को ये पूछना चाहिए उनको क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 48 केएस ऑफिसर की ट्रांसफर भी उस समय की गई जब सीएम उमर अब्दुल्ला ईद में बिजी थे। कभी कभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।